प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत ई लेक्चर में हम सार्वजनिक वित्त की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। पिछले ई लेक्चर में हमने जाना था कि सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त का अर्थ क्या है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है, अर्थात सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त विज्ञान है अथवा कला है। और विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान। तो यह वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्शात्मक विज्ञान है। ये सभी प्रश्न किसके अंतर्गत आते हैं? प्रकृति के अंतर्गत, सार्वजनिक वित्त की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं कि सार्वजनिक वित्त विज्ञान है अथवा कला है, और यदि विज्ञान है तो वह वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्शात्मक विज्ञान है। तो हम पहले विज्ञान क्या है, कला क्या है, वास्तविक विज्ञान क्या है, ये आदर्शात्मक विज्ञान क्या है, ये देखेंगे। और फिर देखेंगे कि सार्वजनिक वित्त की प्रकृति क्या है। सार्वजनिक वित्त की प्रकृति का निश्चय करने से पूर्व विज्ञान का अर्थ समझना होगा। विज्ञान क्या है? विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमें किसी भी विषय का क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान का संबंध किसी विषय से होता है तथा इसमें कुछ नियम या सिद्धांतों का वर्णन होता है। तो तीन चीज़ें हैं विज्ञान की विशेषताएं। पहला कि इसके अंतर्गत विषय का क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। ऐसे नहीं कि आपने शुरू में कुछ भी पढ़ लिया, बाद में कुछ भी पढ़ लिया। पहले कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद क्रम में आगे की चीज़ पढ़ेंगे। जैसे सार्वजनिक वित्त का अर्थ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी प्रकृति देखेंगे। तो इस तरह से क्रम से व्यवस्थित तरीके से चलते हैं यदि हम किसी विषय के अध्ययन में, तो वह विज्ञान है। इसके अलावा कोई विषय होना चाहिए। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स एक विषय है, उसके अंतर्गत पब्लिक फाइनेंस एक विषय है, इंटरनेशनल एक विषय, ये आपके पेपर के अंदर अलग अलग विषय हैं। तो विज्ञान में विषय होना आवश्यक है। इसमें कुछ नियम या सिद्धांतों का वर्णन होता है। कुछ नियम होते हैं विज्ञान के जो मान्यताओं पर आधारित होते हैं, और नियमों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो ये मान्यताएं लेकर, हाइपोथेसिस लेकर, उसकी टेस्टिंग करके और उसके बाद सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो यह अभी हमारे विषय में नहीं है कि सिद्धांत किस तरह से बनते हैं, ये सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा हुआ है। अभी सिर्फ हम ये जानते हैं कि विज्ञान जो है उसमें नियम या सिद्धांतों का वर्णन होता है। अब हम देखेंगे कि पब्लिक फाइनेंस या सार्वजनिक वित्त में ये चीज़ें हैं या नहीं है। जब हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक विज्ञान या पॉजिटिव साइंस, और आदर्शात्मक विज्ञान या नॉर्मेटिव साइंस। इसके बारे में भी आप सेकेंड ईयर में विस्तार से पढ़ चुके हैं। एक बार हमें पुनः इसका अवलोकन कर लेते हैं शॉर्ट में। वास्तविक विज्ञान में वस्तु स्थिति का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में स्थिति क्या है उसका अध्ययन किया जाता है। उससे न दाईं तरफ हटते न बाईं तरफ हटते हैं। अर्जुन की आँख की तरह सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, वस्तु स्थिति के ऊपर। अर्जुन ने जैसे चिड़िया की आँख पर फोकस किया था, हम वस्तु स्थिति पर फोकस करते हैं वास्तविक विज्ञान में। यह केवल इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्या है, वस्तु स्थिति क्या है। वास्तविक विज्ञान उस दीप स्तंभ के समान है जो जहाज को रोशनी दिखाता है, परंतु यह नहीं बताता कि जहाज को चट्टान से बचने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए। ये पता चल जाता है कि सामने चट्टान है, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जहाज और चट्टान की पोजीशन के बारे में पता चल जाता है, क्या स्थिति है वो पता चल जाती है। इसके विपरीत आदर्शात्मक विज्ञान में
हम केवल वास्तविक अवस्था का ही अध्ययन नहीं करते बल्कि अपना आदर्श निर्धारित करते हैं। अर्थात आदर्श विज्ञान इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि क्या होना चाहिए। अब जब सामने चट्टान है तो क्या करना चाहिए नाविक को, वो आदर्शात्मक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब हम सार्वजनिक वित्त की बात करते हैं एक विज्ञान के रूप में, और इसके बारे में जो डिस्कशन है वो हम करेंगे प्रोफेसर प्लेहन के द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर। प्रोफेसर प्लेहन ने सार्वजनिक वित्त को विज्ञान माना है और इसके संबंध में ये तर्क दिए हैं। पहला तर्क उन्होंने दिया है, सार्वजनिक वित्त संपूर्ण मानव विज्ञान का अध्ययन नहीं करता बल्कि इसका संबंध ज्ञान विज्ञान के विषय भाग तक ही सीमित है। तो पहले हमने जो विशेषता देखी थी कि किसी विषय से संबंधित होना चाहिए, वो सार्वजनिक वित्त में है। इसमें तथ्यों एवं सिद्धांतों का नियम पूर्वक संग्रह किया जाता है और कितने ही नियम ऐसे हैं जो केवल इस विज्ञान में लागू होते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी थी नियम और सिद्धांत। वस्तु स्थिति, तथ्य बताते हैं हमें वस्तु स्थिति, सिद्धांत नियम हमें दूसरी चीज़ बताते हैं जो विज्ञान की विशेषता है। तो इन रूप में भी सार्वजनिक वित्त एक विज्ञान है। सार्वजनिक वित्त के अध्ययन तथा अन्वेषण में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह किसी विशेष प्रकार के द्रव्य अथवा वस्तु स्थिति के संबंध में निश्चित विवेचन प्रस्तुत करता है और उसके बारे में भविष्यवाणी भी कर सकता है। विज्ञान की ये सब विशेषताएं होती हैं कि इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाए, किसी भी वस्तु स्थिति के संबंध में निश्चित विवेचना प्रस्तुत की जाए और भविष्य के बारे में भी पूर्वानुमान लगाया जा सके या भविष्यवाणी की जा सके। तो इस प्रकार इन सभी यार्डस्टिक्स पर भी सार्वजनिक वित्त खरा उतरता है और हम कह सकते हैं कि ये एक विज्ञान है। अब आदर्शात्मक और यथार्थ में से चुनना है। यथार्थ विज्ञान में क्या है का अध्ययन होता है और आदर्श विज्ञान में क्या होना चाहिए का अध्ययन होता है। जब ये विज्ञान निश्चित है कि सार्वजनिक वित्त है विज्ञान, तो फिर ये देखें कि किस प्रकार से यह वास्तविक और आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में दिखाई देता है। यथार्थ के अध्ययन में हम देखते हैं कि किन्हीं नीतियों का अनुसरण क्या किया जा रहा है। यथार्थ उसके संभावित परिणाम क्या हैं, जबकि आदर्शात्मक में आदर्श नीतियों का पहले से निर्धारण किया जाता है और फिर यथार्थ का अध्ययन कर देखा जाता है कि वास्तविक स्थिति आदर्श स्थिति से कितनी भिन्न है। यदि सार्वजनिक वित्त के अध्ययन में यथार्थ का अध्ययन किया जाए तो हम यह अध्ययन करेंगे कि बजट पद्धति की तीनों शाखाओं आवंटन शाखा, वितरण शाखा एवं स्तरीकरण शाखा में साधनों का आवंटन कैसा है। हमने पढ़ा था ये बजट की 3 शाखाएं, आवंटन शाखा, वितरण शाखा तथा स्तरीकरण शाखा, जब हमने सार्वजनिक वित्त का अर्थ पढ़ा था। इसका अध्ययन भी किसके अंतर्गत आता है? सार्वजनिक वित्त में यथार्थ के अध्ययन के अंतर्गत। यदि हम यथार्थ के स्थान पर आदर्श का अध्ययन करें तो पहले यह निर्धारित करेंगे कि अर्थव्यवस्था में साधनों का आवंटन कैसा होना चाहिए। अब हम यथार्थ या कैसी स्थिति है की बात नहीं कर रहे बल्कि कैसी होनी चाहिए स्थिति, इसकी बात कर रहे हैं। आय का वितरण कैसा होना चाहिए तथा अर्थव्यवस्था में स्थिरता के लिए कौन सी नीतियाँ अपनानी चाहिए। यथार्थ में तो हमने देख लिया कि साधनों का आवंटन किस प्रकार का है, आय का वितरण किस प्रकार का है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति कैसी है। और आदर्श में हम देखेंगे कि साधनों का आवंटन विभिन्न उत्पादन के वस्तुओं में किस तरह का होना चाहिए, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए।
आय का वितरण कैसा होना चाहिए कि समान रहे। अर्थव्यवस्था में स्थिरता के लिए अर्थात मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए कौन सी नीतियाँ अपनानी चाहिए। इसके बाद इन नीतियों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि वास्तविक नीतियाँ आदर्शात्मक स्थिति को प्राप्त करने के लिए कहाँ तक ठीक है, कैसी होनी चाहिए का ही एक भाग ये भी है कि जो वास्तव में स्थिति नीतियाँ हैं उनको देखा जाए और फिर आदर्श जो स्थिति होनी चाहिए उसको देखा जाए और दोनों की तुलना की जाए और ये देखा जाए कि जो वास्तविक नीतियाँ हैं वो कहाँ तक ठीक हैं और उन्हें आदर्श की स्थिति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार परिवर्तित किया जाना चाहिए। नया नीति निर्माण जो है वो किस प्रकार का होगा, यह आदर्शात्मक विज्ञान के अंतर्गत आता है जहाँ तक पब्लिक फिनेंस की बात है। इसके बाद नीतियों को क्रियान्वित करने से पूर्व इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है। अब अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है उसके ऊपर भी नीतियों का कारगर होना या न होना निर्भर करता है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी होती है, साम्यवादी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। इस प्रकार अनेक स्वरूप हैं अर्थव्यवस्थाओं के, ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। इन सभी में सब एक सी ही नीतियाँ नहीं अपनाई जा सकती, हर एक के लिए अलग अलग नीतियाँ होनी चाहिए क्योंकि आदर्श का स्वरूप सभी आर्थिक प्रणालियों में एक सा नहीं होता है। यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो नीतियों का निर्धारण कीमत संयंत्र द्वारा उपभोक्ताओं की इच्छा के अनुरूप होगा। यदि समाजवादी प्रणाली है तो आर्थिक नियोजन अथवा राज्य द्वारा किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि सार्वजनिक वित्त किस प्रकार एक कला भी है। कला का अर्थ क्या है? कला का अर्थ किसी विज्ञान के प्रयोगात्मक रूप में है। विस्तार से आपने सेकेंड ईयर में इसे भी पढ़ा है। प्रयोगात्मक या वास्तविक स्थितियों में जब किसी विज्ञान को लागू किया जाता है तो वो कला होती है। कला किसी कार्य के करने के ढंग को व्यक्त करती है। सार्वजनिक वित्त विज्ञान होने के साथ कला भी है। वित्त मंत्री को कर लगाते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि करारोपण से जनता को न्यूनतम कष्ट हो, दूसरी तरफ करों से राज्य को आवश्यक आय भी प्राप्त हो जाए। दोनों ही स्थितियाँ होती हैं, एक तो जिस पर कर लगाया जा रहा है उसको कष्ट न्यूनतम होना चाहिए और दूसरी तरफ सरकार को भी आय की आवश्यकता होती है विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के लिए, तो उसको आय भी प्राप्त होनी चाहिए। यह आदर्शवादी विज्ञान का विषय है। परंतु जब राज्य करारोपण से प्राप्त आय को अधिकतम कल्याण के उद्देश्य से व्यक्त करती है तो यह कला का अध्ययन बन जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक वित्त को विज्ञान व कला दोनों ही कहा गया है। जब हम सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों एवं नीतियों का अध्ययन करते हैं तब हम सार्वजनिक वित्त को विज्ञान के रूप में देखते हैं। सिद्धांतों एवं नीतियों का अध्ययन होता है विज्ञान के अंतर्गत। इन सिद्धांतों व नीतियों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जब कार्य किए जाते हैं तो ऐसी स्थितियों में यह उसके कला के पक्ष को प्रदर्शित करता है। काम करने का ढंग जो है वो यदि सही होगा तभी फल उससे सही प्राप्त होंगे। तो यह कला है कि किस ढंग से कार्य किए जाए, नीतियों का कार्यान्वयन किस ढंग से किया जाए। और ये बड़ी कमी रह जाती है, जितनी भी सरकारी नीतियां हैं उनके अंदर की नीतियां बहुत अच्छी हैं, आदर्शात्मक रूप से बहुत वैज्ञानिक हैं वो, परंतु कार्य रूप में जब उसको परिणत किया जाता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, देरी हो जाती है, सही लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाते हैं। ये काम करने का ढंग या कला पक्ष की कमी दर्शाता है। तो इस प्रकार दोनों ही बहुत आवश्यक हैं, वैज्ञानिक पक्ष भी आवश्यक है और कलात्मक पक्ष भी आवश्यक है सार्वजनिक वित्त को सफल बनाने के लिए, मानव जीवन के लिए। इसी के साथ हम
इस ई लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।